डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या परिवर्तन या उसका क्या असर पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर और जीव जंतुओं पर और ह्यूमन बींग्स पर। अब हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आईपीसीसी की क्या रिपोर्ट है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीसीसी है क्या। आईपीसीसी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। ये जो है ये पैनल जो है ये यूएनओ का एक, अगर मैं बोलूँ कि एक इसका यूएनओ इसका पेरेंटल ब्रांच है। और ये क्या करता है, ये क्लाइमेट चेंज या वातावरण में हो रहे बदलाव का असेसमेंट करता है, उसको देखता है क्या बदलाव हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और फिर उसकी रिपोर्ट देता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1988 में की गई थी। ये संगठन बनाया गया था, ये पैनल बनाया गया था। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू में कौन थी, वो थी वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम WMO भी कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ये इसके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे। यानी इन्होंने ही इसको मिलके बनाया था। और ये अब तक अपनी 5 रिपोर्ट दे चुका है। एक रिपोर्ट इसने दी थी 1990, फिर 1995, फिर 2001, फिर 2007 और 2014। ये अभी तक जो 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स इसने दी हैं, ये बड़ी रिपोर्ट होती हैं, लेकिन इसके बीच में भी कई छोटी छोटी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जैसे कि 2018 में भी एक स्पेशल रिपोर्ट आई थी। बीच बीच में स्पेशल रिपोर्ट्स भी इनकी आती रहती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग पे थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसके दर से। तो ये वाली चीज़ें मतलब इस तरह से ये वर्क करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आईपीसीसी की जो 5th रिपोर्ट है वो उसमें क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 27 सितंबर 2013 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट है, जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट है, उसकी समरी या सारांश को स्टॉकहोम में जारी किया गया। लेकिन ये जो पूरी रिपोर्ट है ये 30 सितंबर 2013 को जारी हुई। इसमें क्या बताया गया इस रिपोर्ट में पहली बार ये बताया गया कि जो तापमान बढ़ रहा है या जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा है। उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो है मानव की गतिविधियाँ, यानी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्होंने बताया कि जो गर्म हवाओं के दौर चल रहे हैं, बाढ़ या सूखे की घटनाओं में जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उनकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, या उसके तेज़ हो जाने की आशंका भी बताई गई कि और तेज़ी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर है उनके पिघलने की रफ्तार भी तेज़ हो गई है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस रिपोर्ट में ये बताया है कि मानव इसके लिए जिम्मेदार है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब देखिए, जो चौथी रिपोर्ट थी यानी 4th रिपोर्ट थी, उसमें ये बोला गया था कि मानव बहुत हद तक जिम्मेदार है, यानी वेरी लाइकली। लेकिन अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, बहुत बहुत हद तक, यानी एक्सट्रीमली लाइकली। एक तरह से मतलब पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल, मतलब लगभग पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमन बीइंग। इसमें यह भी बताया गया है कि 1951 से 2010 के बीच में जो तापमान में जो वृद्धि हुई है उसका रीज़न भी कौन है, उसका रीज़न भी मानव की गतिविधियां ही हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 195 कंट्रीज़ के वैज्ञानिकों ने मिलकर विचार विमर्श करके इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। यानी आईपीसीसी की जो 5वीं रिपोर्ट है वो 195 देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भूमंडलीय ताप में जो वृद्धि का कारण है, यानी 1880 से लेकर 2012 के बीच में जो तापमान में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, जो 0.83 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1951 से 2010 के बीच में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसके कारण तापमान में क्या हुआ है, 0.5 से लेकर 1.3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है। यानी 1951 से 2010 के बीच में जो ये तापमान में वृद्धि हुई है उसका रीज़न कौन है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। फिर 1983 से 2012 यानी 3 दशकों, इन 3 दशकों में पिछले 14 वर्ष के मुकाबले में, आप सोचिए पिछले 14 वर्ष के मुकाबले में इन 3 दशकों में, यानी 1983 से 2012 के अगर बीच में लें तो सबसे ज़्यादा ये गर्म रहा है। यानी ये 3 दशक सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं पिछले 1400 वर्ष में। इसके अलावा
पिछले 2 दशकों के दौरान अंटार्कटिक एवं उत्तरी गोलार्ध के ग्लेशियर सबसे तेज़ी से पिघले हैं पिछले 20 सालों में। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण 1901 से वर्ष 2010 के बीच में समुद्र का जो जल स्तर है वो भी 19 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। इसके अलावा अभी आगे जो अनुमान है कि आगे के वर्षों में तो ये 26 से 28, यानी अगर हम 26 से 28 मोटा मोटा मान के चलें 30 सेंटीमीटर तक इसके बढ़ने की संभावना है। वर्ष 1750 के बाद ग्रीन हाउस गैस अत्यधिक बढ़ी है। क्यों अत्यधिक बढ़ी है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, उनका जो एमिशन है वो बढ़ गया है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी है, उसकी वृद्धि हुई है। इसकी वृद्धि का कारण क्या है? खनिज तेल का इस्तेमाल या ज़मीन पे जो अन्य, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रियल वर्क्स हो रहे हैं उनकी वजह से ये हुआ है। इसके अलावा अगर हम और जानें तो ये भी इसमें बताया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्होंने पर्यावरण का बहुत अधिक नुकसान किया है, जिसमें 2002 से लेकर 2011 के बीच में जो सीमेंट उद्योग है उसने लगभग 8.3 गीगा टन कार्बन हर वर्ष उसकी वजह से वातावरण में उत्सर्जित हो रहा है, सीमेंट उद्योग की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस में, और इन्होंने क्या बताया है कि अगर हम वर्ष 2100 तक यानी 2100 जो ईयर होगा उस तक अगर हम ग्रीन हाउस गैस में कटौती करें तो हम अपने जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 0.3 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब उसके बढ़ोतरी को रोका जा सकता है, यानी उसको कम किया जा सकता है। 0.3 डिग्री सेल्सियस तक उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में भी ये रिपोर्ट कुछ कहती है। ये क्या बोलती है कि ये बोलती है कि जो वहाँ भारत है यहाँ पर वर्षा तो गहन हो जाएगी और मानसून भी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मानसूनी हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो ये भारत के संदर्भ में बताया गया है। इसके अलावा जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो और क्या कहती है, जो ये पूरी रिपोर्ट है ये सार्वजनिक कब की गई, यानी पब्लिक के सामने कब रखी गई? ये रखी गई 2014 में, 17 जनवरी 2014 में। और इसमें ये चेतावनी दी गई है कि यदि ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर में वृद्धि की जो समस्या है उससे निपटने के लिए अगर सही प्रयास नहीं किए गए तो इससे निपटने के लिए अत्यधिक महंगी तकनीक या बजट की आवश्यकता होगी, यानी बहुत महंगा पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि हम इससे निपट ले तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा उसके ऊपर, इसलिए हमें CO2 के उत्सर्जन को अभी ही रोकना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के दशक में CO2 के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष, यानी ये जो 10 वर्ष हैं इनके बीच में CO2 का जो उत्सर्जन है वो 2.2% दर में इसमें वृद्धि आई है इन 10 वर्षों में। फिर 2010 से 2011 में 3% और 2011 से 2012 में 1.7% मापी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि 1970 से 2000 तक की जो वृद्धि है ना, यानी 1970 से 2000 तक की जो समयावधि है में वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई है। यानी यहाँ पर आप सोचिए कि पहले के मुकाबले में ये जो वृद्धि है ये लगभग कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है। वैश्विक समुदाय में उत्सर्जन में अवलंबित कटौती करने की मांग करते हो, यानी ये जो रिपोर्ट ये कहती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके जो उत्सर्जन है इसमें हमें कटौती करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? हमें स्वच्छ ऊर्जा को यूज़ करने का प्रयास करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या जिसको हम क्लीन ऊर्जा भी कहते हैं, क्लीन एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी आती है या आप उसमें एयर का यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है पर्यावरण को। तो इस तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करने की इसमें आपसे अपील की गई है। इसके अलावा जो आईपीसीसी की 5th रिपोर्ट है उसके जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें अगर मैं आपको बोलूँ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, तो इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका या क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उससे हम कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, यानी कैसे हम थोड़ा समाधान कर सकते हैं, और क्या क्या चिंता के विषय हैं। तो सबसे पहला ये बताया गया है कि इम्पैक्ट प्रेजेंट में, वर्तमान स्थिति में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बदलाव हो रहा है। उसमें क्या बदलाव हो रहा है? जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, अपना ठिकाना बदल रहे हैं, या कुछ लोग तो विलुप्त ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा खेती यानी एग्रीकल्चरल पे ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी हो रही है।
फ्यूचर में क्या हो सकता है, आने वाले जो समय है, आने भविष्य में क्या हो सकता है कि 2100 जो वर्ष है, यानी जो आपका 2100 ईयर होगा, उसमें टेम्परेचर जो अब 1.5 डिग्री के आसपास है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है इवन। और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, यानी जो गरीब देश हैं, गरीब देशों में तो ये और ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा और उन पे और ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि देखिए गरीब देशों के पास इतने संसाधन नहीं हैं जो इस तरह के क्लाइमेट चेंज से या नकारात्मक प्रभावों से वो जूझ सकें। इसके अलावा देखिए चिंता की विषय क्या है, चिंता का विषय यह है कि हम लोग अपना इकोसिस्टम लूज़ कर रहे हैं। इकोसिस्टम यानी बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, जिससे फूड चेन क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है। जैसे अगर आपने पहले पढ़ा हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोरल्स हैं, यानी जो कोरल हैं, उनको कौन खाती है, उनको फ़िश खाती है, छोटी फ़िश खाती हैं। अब अगर कोरल ख़त्म हो जाएंगे तो फ़िश किसको खाएंगी, या वो अपने अंडे जो उनके खोल में देती हैं वो नहीं दे पाएंगी, जिससे आगे फ़िश नहीं बढ़ेंगी तो जो मछली पालन है वो नहीं हो पाएगा, जो लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारा जो इकोसिस्टम है पूरा वो बिगड़ सकता है। अगर जो एक्वेटिक लाइफ अगर बिगड़ी तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, सारी फूड चेन बिगड़ जाएगी। इसके अलावा इसके कुछ एक्सट्रीम इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ड्रॉट, और बारिश जहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका जो तरीका है वो बस ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें या सतत विकास की ओर बढ़ें, यानी तेज़ी से डेवलपमेंट करने की या एक ही जल्दी कुछ करने का प्रयास ना करें। इस तरह से हम डेवलपमेंट करें, पर इस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण पर भी उसका बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा देखिए 3 बड़ी बातें हमें इस रिपोर्ट में याद रखनी है। सबसे पहला कि इसमें ये बताया गया है कि वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट इज़ अनइक्विवोकल, यानी जो क्लाइमेट गर्म हो रहा है ये बहुत ही स्पष्ट है। इसमें बताया गया है कि ये बहुत स्पष्ट है कि वातावरण जो है या जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। दूसरा, और इसके बढ़ने का रीज़न कौन है, ह्यूमन, यानी मानव इसका रीज़न है। इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम कर सकें, उसको लिमिट कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं यानी उनके एमिशन को, यानी उनके उत्सर्जन पे हमें रोक लगानी पड़ेगी। तो ये सारे इसमें सुझाव भी दिए गए हैं और ये सारी अभी तक IPCC की रिपोर्ट में बताया गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।